हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 1 दिसंबर 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो काफी ज्यादा डिटेल रिवीजन के साथ है, तो आप पूरा एंड तक देखेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आएगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आज जिन जिन लोगों का एसएससी सीजीएल का एग्जाम है उनको सबसे पहले तो एमजेटी एजुकेशन की तरफ से विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। आप लोग जाइए, अच्छे से एग्जाम दीजिए। उसके बाद जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप आकर के हमें बताइएगा जरूर, ठीक है। उस पर डिस्कस किया जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले कल का करंट अफेयर रिवाइज कर लेते हैं वन लाइनर के रूप में। अभी दोस्तों भारत और मलेशिया के बीच में हरिमोह शक्ति अभ्यास शुरू हुआ। कल की वीडियो अगर आप देखोगे तो शक्ति से रिलेटेड मैंने आपको कई सैन्य अभ्यास याद करवाए। अभी हाल ही में ऋतुराज गायकवाड़ ने 1 ओवर में 7 छक्के लगा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है प्रथम श्रेणी क्रिकेट में। अग्निकुल कॉस्मोस ये भारत की पहली प्राइवेट रॉकेट लॉन्च पैड स्थापित करने वाली कंपनी बन गई है। पहली प्राइवेट रॉकेट लॉन्च किया है स्काई रूट ने, ये रॉकेट लॉन्च पैड स्थापित किया है। मनोज कुमार जी ने अभी हाल ही में रिहैब परियोजना का उद्घाटन किया है उत्तराखंड के नैनीताल में। और सेबी ने अभी हाल ही में सुंदर रमन राममूर्ति को बीएसई के नए एमडी और सीईओ के रूप में मंजूरी दे दी है। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने लैंगिक हिंसा के खिलाफ 30 दिनों के लिए नई चेतना अभियान शुरू किया हुआ है। और वहीं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में सार्वजनिक संचार और पहुंच में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। और 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित हो चुका है सक्सेसफुली। इसमें वाहिद मुबाशेरी को बेस्ट एक्टर चुना गया है। और पूरी लिस्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो आप कल की वीडियो देख सकते हैं। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा जी का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। 30 अप्रैल 2024 तक इनके कार्यकाल को एक्सटेंड किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा एक्टिव ज्वालामुखी मोना लोआ जो कि हवाई द्वीप में है यूएसए में, ये अभी इरप्शन इसमें हुआ है। ये ज्वालामुखी अभी फटा हुआ है। ये टॉप 10 क्वेश्चन थे कल की वीडियो से जिनका आपने किया रिवीजन। अब आज का करंट अफेयर पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहला। अभी हाल में अंतर्राष्ट्रीय लोकवेन महोत्सव कहां पर आयोजित किया गया? तो ये दोस्तों गोवा में आयोजित हो रहा है। गोवा, आप जानते हो गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। लेकिन आप ये भी जानते हो कि पुर्तगाली जो है ये सबसे लास्ट में गोवा को ही छोड़ करके गए, यानी गोवा सबसे लास्ट में भारत में विलय हुआ, ठीक है, किसी विदेशियों के द्वारा अगर देखा जाए तो। पुर्तगाली लोग सबसे पहले आए थे भारत में, सबसे अंत में गोवा छोड़ करके गए भी हुए। तो जब वो गोवा गए तो लेकिन वहां के जब क्योंकि इतने साल तक रहे थे तो फिर क्या हुआ कि कुछ लोग वहां के रुक गए पुर्तगाली मूल के, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे थे जो वहां का कल्चर अपना लिए। तो ऐसे लोगों के लिए ये एक लूसोफोन फेस्टिवल मनाया जाता है। किसके लिए? जो पुर्तगाली मूल के हैं या फिर जो पुर्तगाली कल्चर को वहां पर अपनाते हैं, उनके लोगों के लिए यहाँ पर इंटरनेशनल लूसोफोन फेस्टिवल मनाया जाता है गोवा में। अच्छा, एक चीज और अगर पूछा जाए किसके द्वारा मनाया जा रहा है तो इसमें विदेश मंत्रालय और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और गोवा सरकार ये सभी मिल करके इसका आयोजन कर रही हैं। 3 से 6 दिसंबर तक ये आयोजित किया जाएगा। गोवा का अगर आपको याद हो एक और महोत्सव मैंने आपको याद करवाया हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। कौन सा था वो था जो आओ महोत्सव, ठीक है, महोत्सव। ये भी आप याद रखेंगे, ये भी गोवा में आयोजित किया गया था, सेलिब्रेट किया गया था। गोवा आया है तो गोवा के बारे में जानेंगे। गोवा अगर आप इंडिया के मैप में देखोगे तो सबसे छोटा राज्य ये रहा गोवा। केवल 2 जिले हैं यहाँ पर। राजधानी इसकी पणजी होती है, ठीक है। प्रमोद सावंत बीजेपी पार्टी से यहाँ के सीएम हैं। गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लई। यहाँ पर अगर झीलों की बात करें तो नेत्रावली बबलिंग झील है, मायम झील है, अरम्बोल स्वीट वाटर लेक है। अंसी नेशनल पार्क है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसे भी आप याद रखेंगे। लोक नृत्य में द डेलो, दिवाली नाच, घोड़े मोदनी ये प्रमुख लोक नृत्य हैं यहाँ के। अगर यहाँ पर जिलों की बात करें तो 2 है। विधानसभा में सीटें 40 जाती हैं, लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 1 सीटें यहाँ से जाती हैं। इसके अलावा राजकीय पशु है गौर और राजकीय पक्षी होता है काला क्रेस्टेड बुलबुल। क्लियर? ये अपना बॉर्डर महाराष्ट्र से और कर्नाटक से शेयर किया करता है। अगला, हाल ही में किस देश में स्थित ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया? तो दोस्तों ग्रेट बैरियर रीफ आ जाए जब तब तुरंत जान लीजिएगा ऑस्ट्रेलिया की बात की जा रही है, क्योंकि यहीं पर है। ग्रेट बैरियर रीफ जो है इसको विश्व धरोहर स्थल के रूप में अभी लिस्टेड किया गया है। और इस पर अभी यूएन में मुद्दा भी उठाया गया कि ये जो है ना, जैसे
जितने भी हो, जो मतलब जितने भी अपने जो धरोहर स्थल रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ संक्षारण तो हो ही रहा है। अब इसके पीछे ग्लोबल वार्मिंग चाहे कारण मान लो, चाहे कुछ और मान लो। जैसे आप ताजमहल को देखो, उसका कलर पीला पड़ रहा है धीरे धीरे। ऐसे ही यहाँ पर ग्रेट बैरियर रीफ जो है ना, ये भी अब खतरे के निशान पर है, ये भी थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रॉय हो रहा है। ग्रेट बैरियर रीफ ये है क्या, इसको समझिए। एक्चुअली में ना ये एक प्रवाल भित्ति है, प्रवाल भित्ति, और एक बहुत बड़ी प्रवाल भित्ति है। मतलब एक इसका पूरा का पूरा इकोसिस्टम है, 1400 मील तक ये फैला हुआ है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में 1400 मील तक ये फैला हुआ है, और ये जीवों के द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी एकल संरचना है। इससे क्या हुआ कि देखो, जलवायु परिवर्तन जब हो रहा है, क्लाइमेट चेंजेस हो रहा है, तो महासागरों में गर्मी आ रही है, बढ़ रही है। अब इससे बार बार ब्लीचिंग की घटनाएं हो रही है, और जो ला नीना रीफ है ये खतरे में आ गई है। ठीक है, ये व्हाइट पड़ जा रही है। देखो, प्रवाल भित्तियां जो होती हैं एक प्रकार से एक ऐसी भित्तियां हैं जहां पर ये लोग जाकर के, जो जीव होते हैं समुद्री जीव, वो रहने के लिए अपना समझ लो एक प्रकार से घर टाइप का बनाते हैं, एक कोरल बनाते हैं। और कोरल जो होते हैं, प्रत्येक कोरल पॉलिप कहलाते हैं। अब ऐसे हजारों पॉलिप मिल जाते हैं तो एक कॉलोनी बन जाता है। ठीक है, और वो कॉलोनी ऐसे समुद्र के किनारे किनारे इकट्ठा होती रहती और ये बन गया ग्रेट बैरियर रीफ। क्लियर? तो ऑस्ट्रेलिया में ये स्थित है, इसको विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया। चलिए, ऑस्ट्रेलिया आया है तो ऑस्ट्रेलिया मैं आपको वर्ल्ड मैप में दिखाता हूँ, साथ ही साथ मैं आपको अभी ग्रेट बैरियर रीफ भी दिखाता हूँ। ठीक है, इसी वजह से मैंने इसको सैटेलाइट मोड में किया हुआ है। तो ये रहा अपना प्यारा भारत। ठीक है, और यहां से आप अगर आओगे नीचे, तो यहां से नीचे आओगे तो आप पाओगे ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया तो आप जानते ही हो कहाँ आना है, ये रहा। मैंने आपको ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में आने को कहा है। देखो, क्वींसलैंड में ही है, बना हुआ है। ये जो देखो, ये समुद्र में बन गया है ना, ये है ग्रेट बैरियर रीफ। ये 1400 मील में फैला हुआ है। ठीक है, ये जो है, ये प्रवाल भित्तियां जो है, ये समुद्री जीवों के द्वारा बनाई गई हैं, और इसी में अभी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई है। ठीक है ना, ये क्लाइमेट चेंजेस की वजह से। चलो, ऑस्ट्रेलिया आया है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या होती है? कैनबरा। कैनबरा कहाँ पर है? यहाँ पर है। ठीक है, ऊपर सिडनी है, सिडनी यहाँ की लार्जेस्ट सिटी है। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर होती है, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने हैं एंथनी अल्बनीज। कौन? एंथनी अल्बनीज। इनका नाम याद रखिएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया क्वाड मेंबर का हिस्सा है, तो अक्सर इनका नाम आपको देखने को मिलेगा भारत के साथ मीटिंग्स वगैरह करने में। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में मरियम वेबस्टर ने 2022 के लिए किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया? ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मरियम वेबस्टर ने भी, जो कि एक डिक्शनरी है, इसने भी अपना वर्ड ऑफ द ईयर 2022 के लिए घोषित कर दिया है। इसने अपना वर्ड ऑफ द ईयर चुना है गैस लाइटिंग को। किसे? गैस लाइटिंग को। यहां पर आप आर्टिकल देख पाओगे, मरियम वेबस्टर नेम्स गैस लाइटिंग एज ए 2022 वर्ड ऑफ द ईयर। गैस लाइटिंग क्या होता है? गैस लाइटिंग का मतलब अपने लाभ के लिए किसी को बेवकूफ बनाना, किसी को गुमराह करना। ठीक है, तो गैस लाइटिंग जो है ये कॉर्पोरेट में भी होता है, कॉर्पोरेट चालबाजी भी इसे कह सकते हैं, कि अपना फायदा देखते हुए सामने वाले को, चाहे वो पब्लिक हो या कोई दूसरा बिजनेसमैन हो या कोई जिससे आप डील कर रहे हो, उसको भ्रमित करना, बेवकूफ बनाना। ठीक है, स्वयं के लाभ के लिए। तो ये गैस लाइटिंग कहलाता है, और गैस लाइटिंग को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है मरियम वेबस्टर ने। अच्छा, 2022 में और किसने किसने अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो मैंने आपको कॉलिंस डिक्शनरी के बारे में बताया था, इसने परमा क्राइसिस जो है इसको चुना था, और वहीं कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने होमर को चुना है। ये दोनों भी आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं। आरबीआई ने आम लोगों के लिए कब से डिजिटल रुपया लॉन्च करने की घोषणा करी? ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरबीआई दोस्तों आज से, यानी 1 दिसंबर 2022 से आम लोगों के लिए, हम और आप जैसे लोगों के लिए एक डिजिटल रुपया लॉन्च करने की घोषणा कर दिया है। लेकिन अभी ये डिजिटल करेंसी जो है ये कुछ ही चुनिंदा शहरों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च की जा रही है। जैसे आपको कुछ दिन पहले मैंने ऐसा ही एक क्वेश्चन कवर करके बताया था कि जो अभी होलसेल के लिए है, उसके लिए आरबीआई ने एक डिजिटल रुपया पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया था। लेकिन अब देखो, रिटेल के लिए, रिटेल में हम लोग आते हैं। ठीक है ना, मतलब जो आम जनता, जो डायरेक्ट पब्लिक जो चीजें कंज्यूम करती है, वो रिटेल होता है। तो रिटेल यानी खुदरा जो होता है, उसके लिए भी ये डिजिटल रुपया लॉन्च किया जाएगा, लेकिन कुछ चुनिंदा शहरों में, जैसे मुंबई, दिल्ली, भुवनेश्वर, ठीक है, बेंगलुरु वगैरह, यहां पर अभी शुरू किया जाएगा। अब इसके लिए आरबीआई ने 4 बैंकों को चुना है। कौन कौन सी? एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, और इसके अलावा 6 अदर बैंक, यानी 8 बैंकों के आसपास में। ये कहीं कहीं आपको 4 बैंक, कहीं कहीं पर आपको 8 बैंक दिखेंगी। इनको आइडेंटिफाई किया गया है कि आओ पार्टिसिपेट करो रिटेल डिजिटल रुपये के लिए। ठीक है, अब देखो ये लिखा कैसे जाएगा? ई रूपी लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? ई रूपी लिखा जाएगा। अपना ये रूपी वाला सिंबल था ही, अब इसी के सामने ई लगा दिया जाएगा, मतलब डिजिटल रुपया होगा।
डिजिटल करेंसी होगा तो आप डिजिटली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। खास बात क्या है? खास बात यह है कि डिजिटल रुपया भी उसी मूल्य वर्ग में जारी किया जाएगा जिसमें कागजी मुद्रा वर्तमान में और सिक्के हैं। फॉर एग्जाम्पल, अपने पास 1 का सिक्का होता है, 5 का सिक्का होता है, अपने पास 2 का सिक्का होता है, 10 का सिक्का होता है। ठीक है, नोटों में अगर बात करें तो आप जानते हो 10, 20 वगैरह, ठीक है, 50, 100 इसकी नोटें होती हैं। तो ऐसे ही डिजिटल करेंसी जो होगी वो भी इसी मूल्य वर्ग में जारी की जाएगी। एक टोकन टाइप का होगा। ठीक है, आपके पास जैसे 5 रुपए का टोकन है तो आप 5 रुपए का टोकन देकर के कुछ चीजें ले सकते हो, बदले में वो आपको 1-1 रुपए का टोकन देगा या वापस करेगा जो भी सामान लेने के बाद दुकानदार। ठीक है, तो ये होगा, बिल्कुल ई रूपी होगा। आप ऐसे इसको यूपीआई की तरह मत समझिएगा कि आपको 3 रुपए भेजना होता है तो आप 3 रुपए भेज देते हो, ऐसा नहीं होगा। इसमें टोकन टाइप का होगा। 3 रुपए भेजना है तो आपको 3 टोकन देने होंगे, एक का। ठीक है, तो इस प्रकार से होगा और बैंकों से ही होगा, आरबीआई के द्वारा अप्रूव किया जाएगा। और बहुत सारी चीजें हैं, मैं इस पर एक डिटेल वीडियो भी बनाने की सोच रहा हूँ, बनाता हूँ, अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, अभी के लिए आप मेन चीजें यहाँ पर जान लिए हो। ये 4 बैंकें जो है अभी पायलट प्रोजेक्ट को शुरू कर रहे हैं। कुछ बैंकें और जुड़ जाएंगी, धीरे धीरे सभी बैंकें जुड़ जाएंगी, धीरे धीरे भारत के सभी जिलों में भी ये शुरू किया जाएगा। क्लियर है? चलिए, फिलहाल यहाँ पर बहुत ज्यादा गंदगी हो गई, इसको साफ कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है आरबीआई के बारे में बेसिक चीजें तो आप जानते ही हो। फिलहाल शक्तिकांत दास 25वें गवर्नर है, याद रखना। कहां पर गंगा जल आपूर्ति योजना का शुभारंभ किया गया? तो दोस्तों अभी बिहार में, बिहार के गया और बोध गया में गंगा जल आपूर्ति योजना का शुभारंभ किया गया। तो स्टेट ऑफ बिहार में आता है। ठीक है, गया और बोध गया जो जिले हैं, वहां पर नीतीश कुमार जी जो कि वहां के सीएम हैं, 8 बार के सीएम हैं, इन्होंने गंगा वाटर सप्लाई स्कीम शुरू करी हुई है। ठीक है, गया और बोध गया शहरों में हर घर तक गंगा जल और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करना ही इसका उद्देश्य होगा। कुछ तो न्यूज आया बिहार से। देखो, बिहार जो है कहां पर है इंडिया के मैप में? यहाँ पर आप देखोगे, ये रहा बिहार। राजधानी इसकी पटना है। नीतीश कुमार यहाँ के सीएम हैं, 8 बार के ये सीएम हैं। और यहाँ के गवर्नर कौन है? गवर्नर है फागू चौहान। यहाँ की झीलों में अगर बात करें, गोगाबिल झील है, सिमरी बख्तियारपुर झील है, जगतपुर झील है। जल्दी बिहार से न्यूज आती नहीं है तो बहुत ही केयरफुली देख लो, बिहार वाला राज्य वाला ये जो इमेज है। ठीक है, जल्दी देखने को मिलता नहीं है। वाल्मीकि नेशनल पार्क, भीम बंधु अभ्यारण्य, राजगीर अभ्यारण्य, कैमरूर अभ्यारण्य, ये सभी यहाँ पर स्थित है। जाट जटिन डांस बहुत ही फेमस है, झुमरी डांस होता है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ का एक लोक कला कह सकते हैं हम लोग, लोक कला, लोक कला क्या है? लोक कला गुदना। ठीक है, गुदना प्रमुख लोक कला है, याद रखेंगे आप। बिहार अपना बॉर्डर शेयर करता है यूपी से, झारखंड से, और इधर ऊपर नेपाल से शेयर करता है, और इधर वेस्ट बंगाल से शेयर करता है। 38 जिले हैं, विधानसभा में 243 सीटें, लोकसभा में 40 और राज्यसभा में 16 सीटें जाती है। बिहार से राजकीय पशु है बैल, गौरैया राजकीय पक्षी है, और गेंदा है राजकीय फूल। हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार विस्तारा एयरलाइंस का एयर इंडिया में कब विलय किया जाएगा? तो देखो, विस्तारा एयरलाइंस भी अब एयर इंडिया में विलय होने जा रही है। एयर इंडिया और विस्तारा एयरलाइंस ये एक्चुअल में टाटा सन्स की ही है। ठीक है, लेकिन टाटा सन्स का देखो, टाटा जो है ना, इसकी कई एयरलाइंस हैं। आप एयर इंडिया ही सुने होंगे कि एयर इंडिया का अभी एक्विजिशन किया है टाटा ग्रुप ने 18,000 करोड़ में। ठीक है ना, 100% हिस्सेदारी, ये आपने सुना। ठीक है, आपको कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि एयर एशिया, एयर एशिया का भी विलय हुआ एयर इंडिया में। ठीक है ना, याद होगा अगर आपको, आप बहुत दिन से वीडियो हमारी देख रहे हैं तो। एयर एशिया एयर इंडिया का विलय हुआ था। अब विस्तारा एयरलाइंस के बारे में भी मैं जिक्र कर चुका हूं। जब उनको एक लग्जरियस फीलिंग देनी होती है अपने कस्टमर्स को, अपने यात्रियों को, तो विस्तारा एयरलाइन वो सामने रखते हैं। विस्तारा एक हाई प्रोफाइल लोगों के लिए, एयर इंडिया जो है आम जनमानस के लिए, मतलब कि आम नागरिकों के लिए सस्ती सेवा, सस्ती एयर सेवा है। ठीक है, एयर एशिया भी ऐसा ही कुछ था। तो एयर एशिया एयर इंडिया ये विलय हुआ। अब विस्तारा एयरलाइन भी इसमें विलय होगा, लेकिन विस्तारा एयरलाइन में दिक्कत ये थी कि विस्तारा एयरलाइन में टाटा सन्स तो था ही, साथ ही साथ सिंगापुर एयरलाइंस का भी कुछ शेयर था। तो सिंगापुर एयरलाइंस का शेयर होने की वजह से सिंगापुर की मंजूरी मिलनी जरूरी थी। फिलहाल वो मंजूरी मिल चुकी है। अब सिंगापुर भी तैयार है, सिंगापुर एयरलाइंस तैयार है, टाटा सन्स भी तैयार है। तो अब विस्तारा एयरलाइन जो है ये एयर इंडिया में विलय हो जाएगा मार्च 2024 तक। आर्टिकल देख पाओगे, विस्तारा एयरलाइन टू बी मर्ज विद एयर इंडिया अनाउंस टाटा सन्स। टाटा सन्स ने इसकी अनाउंसमेंट कर दी है। तो सिंगापुर एयरलाइन एयर इंडिया में $250 मिलियन का निवेश करेगी आगे। ठीक है, जब ये एकीकरण पूरा हो जाएगा, विलय पूरा हो जाएगा तो। और
एयर इंडिया के सीईओ तो आप जानते हैं कैंपबेल विल्सन जी हैं। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने मंकी पॉक्स का नाम बदल करके क्या रखा? मंकी पॉक्स का नाम अब बदल करके एम पॉक्स रखा जाएगा। डब्ल्यूएचओ ने यह घोषणा करी है कि धीरे धीरे करके हम लोग पूरी तरीके से मंकी पॉक्स नेम को रिप्लेस कर देंगे और एम पॉक्स कर देंगे। अभी के लिए अगले 1 सालों तक दोनों नाम यूज किए जाएंगे, क्योंकि लोगों को जिससे कंफ्यूजन ना हो कि मंकी पॉक्स की ही बात हो रही है। ये वही वाला है, मंकी पॉक्स वाला रोग ही है जिसे एम पॉक्स हम लोग कह रहे हैं। तो 1 साल तक दोनों नाम लेंगे, उसके बाद 1 साल बाद पूरी तरीके से एम पॉक्स ही कहा जाएगा मंकी पॉक्स को। ठीक है। डब्ल्यूएचओ बोले तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, मंकी पॉक्स जब भी नाम आए तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पहला मामला भारत में कहाँ मिला था। वैसे तो ये अफ्रीकन कंट्रीज और दक्षिण अमेरिकी कंट्रीज में बहुत ज्यादा देखने को मिला, लेकिन भारत में पहला मामला देखने को मिला ये केरल में। ठीक है, केरल में। ठीक है, केरल में पहला मामला मंकी पॉक्स का आया था। तो यहां पर आप देख पाओगे आर्टिकल है फॉर द रेफरेंस। एम पॉक्स एक दुर्लभ बीमारी है, मंकी पॉक्स जिसे कहते हैं, और ये मध्य और पश्चिमी अफ्रीका के वर्षावन वाले इलाकों में सबसे पहले सामने आए हुए थे। डब्ल्यूएचओ की बात करें अगर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो 7 अप्रैल 1948 को स्थापित हुआ था। 7 अप्रैल को इसलिए हम लोग मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। ठीक है, और हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में है, अध्यक्ष हैं टेड्रोस एधनोम। अगला क्वेश्चन, नागालैंड में 23वां हार्निवल फेस्टिवल का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो दोस्तों 23वां हार्निवल फेस्टिवल ये नागालैंड में आयोजित किया जा रहा है। 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक ये आयोजित किया जाता है। तो 1 से 10 दिसंबर के बीच में नागालैंड का ये प्रमुख त्योहार, नागालैंड का ही नहीं पूर्वोत्तर राज्यों का सबसे बड़ा त्योहारों में से एक माना जाने वाला हार्निवल फेस्टिवल शुरू हो चुका है आज से। ठीक है, तो ये 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में सेलिब्रेट किया जाएगा नागालैंड में। अब नागालैंड में आया है तो अब आपको पता होगा कुछ दिन पहले मैंने नागा मिर्च महोत्सव बताया था। नागा मिर्च महोत्सव बताया था, ये भी वहां पर आयोजित किया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। फिलहाल नागा हेरिटेज विलेज किसामा में ये शुरू हुआ है। मुख्य आकर्षण यहाँ पर होता है पारंपरिक नागा मोरंग प्रदर्शनी। ठीक है, तो नागा मोरंग प्रदर्शनी के नाम से भी आपसे पूछा जा सकता है। इसका उद्देश्य होता है नागालैंड की समृद्ध संस्कृति को पुनर्जीवित करना, उनकी रक्षा करना और कल्पात्मक नाटक और परंपराओं को प्रदर्शित करना। फिलहाल नागालैंड के बारे में जानते हैं हम लोग। राजधानी इसकी कोहिमा है और नागालैंड आपको मैप में यहां पर मिल जाएगा। ये अपना बॉर्डर शेयर करता है अरुणाचल प्रदेश से, असम से और मणिपुर से। नेफ्यूरियो यहाँ के सीएम हैं और जगदीश मुखी जी अतिरिक्त प्रभार पाए हुए हैं, यहाँ के गवर्नर हैं करंट टाइम पर। ठीक है, इसके अलावा सिलोई झील जो है, जुरू झील जो है, ये यहीं पर है। फकीम वन्य अभ्यारण्य यहाँ पर है। नाटंगी नेशनल पार्क भी है, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा जिलों की संख्या 16, विधानसभा में 60, लोकसभा में 1, राज्यसभा में भी 1 सीट जाती है यहाँ से। राजकीय पशु होता है मिथुन और राजकीय पक्षी होता है बिलिथ ट्रैगोपन, और कोपाऊ यहाँ का राजकीय पुष्प होता है। नागालैंड वो राज्य है जहाँ की राजकीय भाषा अंग्रेजी है। क्या है? अंग्रेजी है। अगला, अंतरराष्ट्रीय जैगुआर दिवस कब मनाया गया? तो अंतरराष्ट्रीय जैगुआर दिवस दोस्तों 29 नवंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल जैगुआर डे। जैगुआर आप जानते हो एक लॉयन की ही प्रजाति होती है एक प्रकार से। और अगर आपको याद हो जो प्रोजेक्ट चीता के बारे में मैंने वीडियो बनाई थी ना, प्रोजेक्ट चीता, जब कुनो नेशनल पार्क में 8 नमीबिया से चीता लाए गए थे, तो मैंने उसी दिन जब वीडियो बनाई हुई थी तो उसमें मैंने जितनी भी ये शेर की जो प्रजातियां होती हैं इस टाइप की, मतलब बाघ की जो भी प्रजातियां होती हैं, शेर, चीता, बाघ, टाइगर, ठीक है, तेंदुआ, सारा कुछ उसमें मैंने बताया हुआ था। अगर आप इंटरेस्टेड देखना चाहते हैं तो सर्च कीजिएगा प्रोजेक्ट चीता एमजेटी एजुकेशन करके, मिलेगा आपको। फिलहाल उसी में मैंने आपको जैगुआर वगैरह के बारे में बताया था, सबको अंतर भी बताया था कैसे पहचानना है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा डिटेल नहीं बता सकता हूँ क्योंकि बहुत डिटेल वीडियो थी वो। तो फिलहाल 29 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय जैगुआर दिवस मनाया जाता है। इसी से रिलेटेड मिलता जुलता भी कुछ दिवस याद कर लीजिए जो इंपॉर्टेंट है। जैसे विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व शेर दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। मैंने यहाँ पर आपसे जिक्र किया प्रोजेक्ट चीता, तो थोड़ा सा मैं फिर से बता दे रहा हूं। नमीबिया से 8 चीते लाए गए। 70 सालों के बाद भारत में चीते की वापसी हुई। 1952 में भारत को चीता मुक्त घोषित कर दिया गया था। अब ये 8 चीते लाए गए हैं कहां पर? कुनो नेशनल पार्क में। कुनो नेशनल पार्क कहां पर है? मध्य प्रदेश में। 17 सितंबर को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अपने बर्थडे पर इन्हें भारत को समर्पित किया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट जानकारी है, आप याद रखेंगे। फिलहाल
नवंबर मंथ बीत चुका है, तो नवंबर मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट डे आए हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं एक बार। 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया, ये वेगन वाला था, वेगन वाला, ठीक है। और 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। 5 को मनाया गया विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। 7 को मनाया गया राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाए जाने की घोषणा हुई। 8 को विश्व रेडियोग्राफी दिवस। 9 नवंबर राष्ट्रीय कानून सेवा दिवस। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, इंपॉर्टेंट है। 12 को विश्व निमोनिया दिवस। 12 को ही राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी जी ऑल इंडिया रेडियो के ऑफिस में पहुंचे थे। बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। डायबिटीज डे इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह मनाया जाता है 15 से 21 नवंबर। राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है 17 नवंबर और 17 नवंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया जाता है। विश्व दर्शन दिवस मनाया जाता है 17 नवंबर को। वर्ल्ड फिलोसफी डे इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस 18 को। 19 को विश्व शौचालय दिवस, विश्व पुरुष दिवस भी मनाया जाता है। विश्व टेलीविजन दिवस 21 नवंबर और विश्व बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये 25 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट डेट हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला, हाल ही में एफएसएसएआई ने किस जानवर को फूड एनिमल के रूप में मंजूरी दी है? तो दोस्तों रिसेंटली अभी याक को, जो कि हिमालयी याक है, हिमालयी याक कहेंगे ज्यादा सही रहेगा, हिमालयी याक को एफएसएसएआई ने फूड एनिमल के रूप में मंजूरी दे दी है। यहां पर आप देख पाओगे आर्टिकल है द हिंदू का, हिमालयन याक एक्सेप्टेड एज फूड एनिमल बाय एफएसएसएआई। देखो एफएसएसएआई का मतलब हुआ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसने क्या कहा है कि हिमालयी याक जो है ना, इसकी संख्या लगातार कमी देखी जा रही है इसमें, तो इसको फूड एनिमल घोषित कर देते हैं। अब फूड एनिमल का मतलब समझो, फूड एनिमल तब घोषित किया जाता है जब किसी एनिमल से लोग कंज्यूम करते हैं, मतलब या तो उसका मांस खाते हैं या तो उसका दूध या फिर जिस भी प्रकार से उसका लोग यूज करते हैं, ठीक है, फूड के रूप में। फूड एनिमल मतलब फूड के रूप में, या तो उसका मांस खाएंगे या तो फिर वो अगर दूध देता है, जैसे गाय वगैरह हो गई तो दूध देती है, तो दूध का लोग सेवन करेंगे। तो इस हिसाब से फूड एनिमल घोषित किया गया है। अब आप सोचोगे सर ये क्या बोल रहे हो, फूड एनिमल घोषित किया मतलब कि उनका मांस खाएंगे, मतलब उसको मारेंगे, मारेंगे तो मतलब ये तो एक जानवर की हत्या हुई। लेकिन देखो यहाँ पर क्या हुआ कि मारने से पहले क्या करना है ना, आपको उसको पालना भी तो होगा, ठीक है। हिमालयन याक जो है इसकी जो संख्या लगातार कमी होती जा रही है, ये एक्चुअल में पाए जाते हैं ज्यादातर अरुणाचल प्रदेश में। तो वहां पर जब संख्या में लगातार कमी देखने को मिल रही है, क्यों? क्योंकि लोग इसको पाल नहीं रहे, पाल पोस नहीं रहे हैं, इनकी संख्या में कमी आ रही। जब लोग फूड के रूप में कंज्यूम करेंगे, या तो दूध के रूप में या तो मांस के रूप में, तो फिर इसका पालन पोषण करेंगे, फिर इनकी संख्या बरकरार रहेगी। कोई भी इकोसिस्टम के लिए वहां पर ना सिर्फ मनुष्यों का रहना जरूरी है, बल्कि वहां के वेदर के अकॉर्डिंग वहां के जानवरों का भी रहना उतना ही जरूरी होता है, इसलिए इसका संरक्षण करना भी जरूरी है। तो यहाँ पर एफएसएसएआई ने फूड एनिमल के रूप में हिमालयी याक को मंजूरी दे दी है। 2008 में एफएसएसएआई की स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। रीता तेवटिया का नाम आप याद रखिएगा, ये वर्तमान में अध्यक्ष हैं। क्लियर, ये तो थे दोस्तों आज के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस जो कि आपके लिए मैंने पेश किए। आप लोग के लिए बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिजाइन किया हुआ ये किताब लॉन्च किया गया है। ये पुस्तक अब अमेजन पर आप लोग के लिए उपलब्ध है, आप इसको ले सकते हो। ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर 100% सफलता की गारंटी यहाँ पर ली जा रही है। आपको ना मतलब आप बहुत सारी बुक देखोगे मार्केट में, वहां पर आपको दिखेगा कि वन लाइनर के रूप में दे करके बेवकूफ बना दिया जाता है, जबकि सबको पता है कि वन लाइनर से कुछ नहीं होने वाला है। वन लाइनर आजकल नहीं पूछे जा रहे हैं। समझो अगर आप वन लाइनर केवल पढ़ के जाते हो तो आप केवल और केवल 60% जानकारी लेकर के जा रहे हो एग्जाम में। ऐसे में ना तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहता है और ना ही ये श्योरिटी रहती है कि करंट अफेयर का आप पूरा का पूरा क्वेश्चन कर ही लोगे। लेकिन यहाँ पर ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर, इसलिए नाम ही है ब्रह्मास्त्र इसका। आप इसको लेकर के देखोगे, देखो अभी कल से ये सेल होना शुरू हुई है अमेजन पर, 1-2 दिन पे लोगों के पास पहुंचना शुरू हो जाएगी, फिर लोग अपना रिव्यू देना शुरू करेंगे। वैसे मैं इस पर वीडियो बनाना चाहता था लेकिन इधर दौड़ भाग लगी हुई है, लेकिन मैं इस पर जल्द ही वीडियो अभी अपलोड करूंगा। आज दिन भर में कोशिश करूंगा अपलोड हो जाए, तो जिसमें आपको दिखाया जाएगा कि इस किताब में क्या क्या चीजें हैं, आपको क्यों ये खास है। ठीक है, आप इसे अमेजन से अभी के टाइम पर ले सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। रेट पर भी मत जाओ, बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि दाम बहुत ज्यादा पड़ जा रहा है। देखो
कंटेंट ज्यादा होने की वजह से दाम ज्यादा पड़ गया, और कंटेंट में कमी नहीं चाहता हूं, मैं हमेशा डिटेल कंटेंट देना चाहता हूं, इस वजह से प्राइस बढ़ गया। अगर मुझे भी सिर्फ किताब छापनी होती तो मैं आपको वन लाइनर दे देता, ठीक है, और 80 या 90 पेज की किताब में आराम से पब्लिश करके आप तक पहुंचा देता, सस्ता भी हो जाता। लेकिन मुझे पता है वो 80-90 पेज की किताब में आपका कुछ नहीं होने वाला है। 370 पेज को कंप्रेस करके 168 पेज पर लाया गया है, और इतना ज्यादा कंप्रेस करके लाया गया है, मतलब कि कंप्रेस मतलब समझ रहे हो, ये नहीं कि कंटेंट में कमी नहीं की गई है, उसको कंप्रेस किया गया है, छोटा किया गया है, वर्ड्स किया गया है, 168 पेज किया गया है, लेकिन कंटेंट उसमें 370 पेज का है। और आपको पढ़ने में इतना आसान लगेगा, आसान भाषा में लगेगा कि आप फैमिलियर कर पाओगे। कोई भी पेपर का आर्टिकल नहीं कॉपी किया गया। फिलहाल मैं यहाँ पर टाइम लिमिट को देखते हुए बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा, लाइव क्लासेस वगैरह में आ जाइएगा, उसमें मैं आपको पूरा डिटेल रिव्यू इसका दूंगा, ठीक है। अभी के लिए आप अमेजन से जाकर इसे ले सकते हो। ऑस्ट्रेलिया जो है ये अब तक 28 बार डेविस कप जीत चुका है, ये मैंने कल आपसे पूछा था। राष्ट्रीय कैडेट कोड जो है इसका मोटो है एकता और अनुशासन। और आज आपसे क्वेश्चन है, भारत के रक्षा सचिव कौन है? गोल्डन पिकॉक अवार्ड किसे मिला? दोनों क्वेश्चन के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। इसकी क्विज और पीडीएफ आपको एमजीटी ऐप पर मिलेगी, टेलीग्राम पर 19 दी जाती है, वहां से आप कर सकते हैं डाउनलोड। तो फिलहाल सीजीएल एग्जाम के एस्पिरेंट के लिए आज एक बार फिर से विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट, जाओ आराम से धूम मचाओ, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।